जियोयान ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, मैंने पहले ही पवन बिजली मंडप को नाराज कर दिया है। अगर मैं आप सभी के साथ उलझ गया तो संभावना है कि आज की घटना फिर से होगी। के जब मेरी ताकत उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां मुझे पवन बिजली मंडप से डर नहीं लगेगा तो मैं हान कबीले से मिलने आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस समय मुझे भगा नहीं देंगे। आंजू ने अपने निचले लाल होंठ को अपने दांतों से कसकर दबाया। उसके प्यारे शरीर में एक तरह की अस्थिरता थी। उसे थोड़ा बहुत एहसास था कि आज अलग होने के बाद उसे भविष्य में जियाओ यान से फिर से मिलने में वाकई मुश्किल हो सकती। युयान, शुक्रिया। अन कबीला तुम्हारा यह उपकार याद रखे। हान यू ने धीरे से आह भरी। वह आगे बढ़ी, हानजू को खींचा और धीरे से जियाओ यान से बात की। वरिष्ठ हान यू वास्तव में बहुत विनम्र है। मैं केवल उस परेशानी का समाधान कर रहा हूं जो मैंने पैदा की है। जियो यान मुस्कुराया। उसने तुरंत पीले चेहरे वाले हानजू को देखा और अपने दिल में आह भरी। अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए उसने कहा, बड़े भाई हान चोंग और बाकी लोगों को अलविदा कहने में मेरी मदद कर। आप सेंट्रल प्लेन्स क्षेत्र में आने के बाद मेरे द्वारा बनाए गए दोस्तों का पहला समूह है। उम्मीद है हम फिर से मिलेंगे। जियोयान की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उसका शरीर कांप उठा और धीरे धीरे गायब हो गया। आंजू ने धीरे धीरे गायब होते जियाओ यान को देखा। वह आखिरकार अनजाने में हान यू के गले लग गई और रोने लगी। हान फे की आकृति जल्दी से यार्ड के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। हालांकि जब उसने रोते हुए हानजू को देखा तो वह केवल एक आ भर सका। उसने दूर आसमान की ओर देखते हुए कहा, छोटे दोस्त जियाओ यान, हान कबीले तुम्हारा ये एहसान स्वीकार करेंगे। अगर हमें भविष्य में मौका मिला हम निश्चित रूप से तुम्हारा एहसान चुकाएंगे। तियानबेई शहर के बाहर आकाश में जियाओ यान की आकृति एक क्षण के लिए रुकी और फिर एक आह भरी। उसकी आकृति घूम गई और एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो दूर आकाश की ओर भाग। जियाओ यान की उड़ान की गति बहुत तेज थी। वर्तमान में जियाओ यान अब अपनी ताकत के साथ कंजूस नहीं था। इसके बजाय वह जो करने वाला था वह पहली समस्या थी जिस पर उसे विचार करने की आवश्यकता थी। लगभग 100 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद जियाओ यान का शरीर अचानक हिल गया। उसके शरीर में व्याप्त हुआ राजसी आभा तुरंत ही तेजी से बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे पानी खोने वाला स्पंज हो। समय पूर्ण हुआ। जियाओ यान ने अनजाने में हंसते हुए महसूस किया कि उसके शरीर की ताकत तेजी से कमजोर हो रही है। ऐसा लग रहा था कि उसे वाकई खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है। उसकी नजर चारों तरफ घूम गई, इससे पहले कि उसका शरीर हिलता और नीचे एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता जहां अजीबोगरीब चट्टानें थीं। इस बार तुमने जो ताकत दिखाई है वह बहुत भयंकर है। इसके कारण तुम्हारे शरीर में कुछ चोटें आई। तुम्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाना चाहिए, अन्यथा कोई न कोई परिणाम निकल सकता। इसके अलावा तुम्हें मेरी आध्यात्मिक शक्ति का यथासंभव कम उपयोग करना चाहिए जब तक कि यह कोई महत्वपूर्ण क्षण न हो। इन कुछ दिनों के दौरान मैंने पाया है कि जब भी तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हो तो मेरी एक बची हुई आत्मा तुम्हारे शरीर में रह जाती है। यदि ये चीजें बहुत अधिक हैं तो संभावना है कि वे तुम्हारे शरीर को तुम्हारी आत्मा के प्रति प्रतिरोध का कारण बना देंगे। उस समय तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भौतिक शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हो पाएगी और तुम्हारे रोने के लिए बहुत देर हो जाएगी। जियोयान के जमीन पर उतरने के बाद तियानहू जुनजे की कुछ गंभीर आवाज निकली। यह सुनकर जियाओ यान की अभिव्यक्ति अनायास ही बदल गई। उसे भी इस दौरान कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार जब उसने याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति उधार ली थी तब ऐसी स्थिति नहीं आई थी। हालांकि जियाओ यान को यह नहीं पता था कि क्या हुआ था, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। तियानहू जुनजे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चूंकि उसने ये कहा था इसलिए यह स्वाभाविक रूप से कोई भयावह शब्द नहीं था। ऐसा लगता है कि दूसरों की ताकत उधार लेने के इस कृत्य के दुष्परिणाम होने की बहुत संभावना है। मुझे भविष्य में थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। जियोयान ने धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दिल में चुपचाप बात की। जियाओ यान को अपने दिल में यह बात याद आ गई। उसकी नजर उसके चारों ओर घूमी और फिर उसका शरीर हिल गया और वह पहाड़ की चोटी के बगल में खड़ी पहाड़ी दीवार पर दिखाई दी। उसने अपना भारी रूलर घुमाया। चट्टान के टुकड़े बीनकर्ड की तरह उड़ रहे थे।
अंत में उसने एक छोटी सी गुफा बनाई जिसमें एक व्यक्ति रह सकता। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात उसके शरीर के अंदर की चोटों को ठीक करना था। हो सकता है कि उसने इस बार विंड लाइटनिंग पैवेलियन को तितर बितर कर दिया हो, लेकिन संभावना थी कि वे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हालांकि जियाओ यान भी उनसे नहीं डरता था। सेंट्रल प्लेन बहुत बड़े थे, बस ये उत्तरी क्षेत्र पहले से ही विशाल और अंतहीन था। भले ही विंड लाइटनिंग पैवेलियन को एक बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस उत्तरी क्षेत्र में कोई गुट नहीं था जो उससे लड़ सकता। एक बार जब जियाओ यान उस क्षेत्र को छोड़ देता जहां उसकी ताकत केंद्रित थी, तो वे स्वाभाविक रूप से उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि हान कबीले का इस्तेमाल करके उसे धमकाने के लिए एक बार ही काफी था। दूसरे लोग जानते थे कि जियाओ यान का हान कबीले से कोई गहरा रिश्ता नहीं था। यह संभावना थी कि विंड लाइटनिंग पैवेलियन इतना मूर्ख नहीं होगा कि दूसरी बार वही चाल चले। आखिरकार अगर वे दूसरी बार ऐसा करते हैं तो न केवल उनकी बुराई की जाएगी, बल्कि हान कबीला वास्तव में पागल हो जाएगा। यहां तक कि एक चिंतित खरगोश भी किसी को काटना जानता है। यान बेई शहर में कुछ प्रतिष्ठा रखने वाले हान कबीले की तो बात ही छोड़िए। जियाओ यान के शरीर में हलचल मच गई, क्योंकि ये विचार उसके दिल में कौंध गए। जिसके बाद वह गुफा में घुस गया और तेजी से बैठ गया। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक औषधीय गोली निकाली, उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और अपने दोनों हाथों से प्रशिक्षण मुहर बना ली। वह धीरे धीरे स्वस्थ होने की स्थिति में आ गया। इस बार जियाओ यान को स्वस्थ होने में कुल 3 दिन लगे। इन 3 दिनों के दौरान उसने अपने पूरे शरीर की खोज की और वास्तव में कुछ अत्यंत फीके आध्यात्मिक निशान महसूस किए। इन अवशेष आभाओं का अस्तित्व इतना फीका था कि वे नगण्य थे। हालांकि वे किसी के शरीर में गहराई तक घुसने में सक्षम थे। सौभाग्य से केवल कुछ ही आध्यात्मिक आभाएं बची थीं, अन्यथा प्रभाव अत्यंत गंभीर होते।